आज का मेरा ये पोस्ट आरक्षण के विषय में है, क्योंकि आरक्षण ही इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आरक्षण की लड़ाई मैं लगभग 60 वर्षों से देख रहा हूँ। वो आंदोलन के तौर पर है और कानूनी भी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव इसलिए कि मैं इसी विषय में रहा हूँ। मैं लेबर यूनियन का पदाधिकारी था और ये लेबर से ही संबंधित मामला, इसलिए मैं इस विषय में लगभग अधिक से अधिक कानून पढ़ा हूँ और अधिक से अधिक नज़ीर भी पढ़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत रोज़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता है। एक बात मैं बता दूँ, जहाँ काम आवे सुई का वहाँ क्या करे तलवार। तो जहाँ बहुत छोटी बात है, जो काम बहुत छोटे स्तर से हो सकता है, वहाँ बड़ा स्तर जो है वो प्रयोग करने से कोई लाभ ही नहीं है। आरक्षण की जो बुनियाद है वो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 16 में है। अब पहली बात तो ये मैं जो इसमें मुख्य है वो ये है कि संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लिखा गया और उसका बाद में अनुवाद हिंदी में किया गया। तो जो संविधान की असल जो व्याख्या, असल जो संविधान है वो अंग्रेजी से हिंदी हो ही नहीं सकता और हिंदी से कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। जब भी न्याय मिलेगा वह अंग्रेजी से मिलेगा, क्योंकि संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब मैं और इसको थोड़े और अपने गांव की भाषा में बता रहा हूं कि अंग्रेजी में लिखे हुए संविधान को हिंदी में ट्रांसलेशन तो किया गया है, लेकिन अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन और हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उसी रूप में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। समझा जा सकता है, लेकिन जो बोली की और समझदारी की जो भाषा होती है वो ट्रांसलेशन में नहीं होती। जैसे कोई अंग्रेजी का बड़ा विद्वान हो, अगर उससे कहा जाए कि एक ट्रांसलेशन बहुत छोटा सा है, गोरखपुर में लोग कहते हैं पर्वतिया चिपरी पाथत बाय, जब पर्वतिया चिपरी पाथत आए, जब पर्वतिया चिपरी पाथत या, ये ऐसे लोग बोलते हैं पर्वतिया चिपरी पाथत या पर्वतिया चिपरी पाथत बा। तो यह जो है इसका चिपरी पाथत या, चिपरी पाथत बा, चिपरी पाथत आ, एकर इसका जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो तो सकता है, लेकिन जिस रूप में हम समझते हैं पर्वतिया के चिपरी पाथने को, उस रूप में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ये बहुत गंभीर बात है। ये कह तो रहे हम बड़े हल्के में, लेकिन ये बहुत गंभीर, इसी पर विचार करने से सब कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आरक्षण के आंदोलन की दिशा ही बदल सकती है और बहुत कुछ जो है वह परिवर्तन हो सकता है। इस पर मेरी बात पर गौर किया जाए तो जो आंदोलनकारी हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबसे अधिक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले। तो संविधान के अनुच्छेद 16 की बात बताने के पहले मैं यह कहता हूँ कि जो शब्द है, कानून में कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होता, हर शब्द का अलग अर्थ होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक शब्द है लेबर। अब लेबर जो है वो लेबर का कोड तो है, लेकिन लेबर कोड में जितने कानून आते हैं लेबर कोड के परिधि में, उसमें जो
सबसे अधिक प्रसिद्ध कानून है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। इस कानून में लेबर की जो है, लेबर को वर्कमैन कहा जाता है, अंग्रेजी में वर्कमैन, और इसका हिंदी जो है, वर्कमैन का हिंदी आप या हिंदी में जो भी समझें, लेकिन उसको ठीक से नहीं समझा जा सकता। उसकी परिभाषा तो किया जा सकता है, लेकिन वर्कमैन को ठीक से नहीं समझा जा सकता। वैसे हिंदी में लोग उसको कर्मकार कहते हैं, वर्कमैन कर्मकार। अब उसी लेबर का दूसरा नाम जो है वो है फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 में उसी लेबर को वर्कर कहते हैं। वहाँ वर्कमैन है और यहाँ वर्कर है, और वर्कर को भी वही यहाँ कर्मकार ही कहते हैं। लेकिन वहाँ परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में परिभाषा दूसरी है, और फैक्ट्री एक्ट में लेबर की परिभाषा, वर्कर की परिभाषा दूसरी है। अब आते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में लेबर का जो नाम है न तो वर्कमैन है न तो वर्कर है, बल्कि इसका नाम है एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ लेबर को एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है, और इसकी परिभाषा अलग है, और ये परिभाषा बड़ी लंबी है। अब आते हैं अगला कानून है, ये है शॉप्स एंड कॉमर्शियल एक्ट, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम। इसमें लेबर को या कर्मचारी को एम्प्लॉय कहते हैं। वहाँ वर्कर, वर्कमैन, एम्प्लॉयड पर्सन, और इसमें एम्प्लॉय, और इसमें परिभाषा एम्प्लॉय की परिभाषा दूसरी है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसमें जो है वो न तो एम्प्लॉय है, न एम्प्लॉयड पर्सन है, न तो वर्कर है, न तो वर्कमैन है, बल्कि इसमें पर्सन है। पर्सन में कई तरह के पर्सन हैं जो काम करते हैं, चाइल्ड, एडल्ट, एडोलसेंस, इस तरह से इसमें पर्सन कह के दिया गया है। अब देखिए कितने कानून हुए, और ये सब कानून में सबकी अलग अलग परिभाषा है और सबका अलग अलग अर्थ है, और ये कभी एक हो ही नहीं सकता। अगर इसको एक कर दिया जाए तो कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। ये बड़ी बात है कि अगर ये कानून में अलग अलग परिभाषा किया गया तो हर जगह अलग अलग परिस्थितियां हैं। फैक्ट्री में लेबर की परिस्थितियां दूसरी होती हैं, दुकान वाणिज्य गोदाम में, सिनेमा में लेबर की परिस्थितियां, कर्मचारी की परिस्थितियां दूसरी होती हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं उन कर्मचारियों की परिस्थितियां दूसरी होती हैं। जो वर्कशॉप में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनकी परिस्थितियां दूसरी होती हैं। हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग कानून बना हुआ है, बना था। अब तो कानून अभी बदला गया है, और वो कानून से कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग अलग जो परिस्थितियां हैं, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, सभी कानून अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बने हैं, सब अलग अलग परिभाषा है। तो इसलिए मैंने यह बताया कि जो शब्द है वह कानून में पर्यायवाची शब्द नहीं है, हर शब्द का अलग अर्थ है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 1 में एक साथ शब्द आया है
एक शब्द है, अंग्रेजी में ही बात करेंगे, इसका हिंदीकरण नहीं हो सकता। हिंदी से कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। जब भी मिलेगा तो अंग्रेजी से मिलेगा। अगर कोई हिंदी की बात करता है तो हिंदी की बात कर ले, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता है। मैं एक मामले में बहस करने गया, जब मैं हिंदी से तैयार किया तो मुझे लगा कि मैं यह केस हार जाऊंगा, और जब मैं वही अंग्रेजी से जब मैंने तैयारी किया तो मैं वो केस जीत गया। तो यहाँ अंग्रेजी का हिंदी हो ही नहीं सकता है कानून में। अब कानून में एक आता है मैगजिम। मैगजिम जो होता है, मुहावरा जिसको कहते हैं, वो अधिकतर मैगजिम लैटिन भाषा में है, और लैटिन भाषा का समझा तो जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन उसका हिंदीकरण नहीं किया जा सकता है। मैगजिम का न तो अंग्रेजी में सही ढंग से अनुवाद किया जा सकता है, न तो हिंदी में किया जा सकता है, न तो किसी अन्य भाषा में किया जा सकता है। उसको उसी रूप में समझेंगे मैगजिम को, तभी न्याय मिल पाएगा। और जज यही समझते हैं, तब जो है न्याय हो पाता है। मैंने तमाम नज़ीर पढ़ा है, और मैं प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जो हमारे पहले जिन्होंने उसको समझा, शब्दों को समझा, उन न्यायाधीशों को जिन्होंने वो समझा और समझ करके उसकी इतनी अच्छी व्याख्या किया है कि मन के अंदर एक आता है कि हाँ, जज वास्तव में जो होते हैं वह प्रणाम के योग्य होते हैं, आदर के योग्य होते हैं, उनको वो भगवान के रूप में होते हैं। ये मेरा अनुभव है। और जज कभी गलत करता ही नहीं है, जज वही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो कानून बनाया गया है, लोकसभा विधानसभा में जो कानून विधायिका ने बनाया है, मैं उसमें एक कामा भी अपने मन से नहीं लगा सकता है। जो कानून है गलत है तो गलत ही मुझे फैसला करना है, मैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन उसको जो वकील हैं, जो उसको न्यायालय के सामने रखते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि न्यायालय का ध्यान उस तरफ लाया जाए। अब मैं जो अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ खंड 1 में, उसमें अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि नियुक्ति कहाँ होती है? जब कोई पद खाली होता है। और पद खाली कैसे होता है? एक बात समझ लें कि जब सरकारी या गैर सरकारी कोई भी जब अधिष्ठान बनता है, कोई ऑफिस बनता है, कोई फैक्ट्री बनता है, कोई दुकान बनता है, तो उसमें स्वीकृत पद होते हैं। पद स्वीकृत किए जाते हैं, कितने क्लर्क होंगे, इतने चपरासी होंगे, इतने जो है वह ड्राइवर होंगे, इतने, यानी सभी पद, माली और सभी पदों का जो है उसमें वो स्वीकृति होती है। और वह सब जो होते हैं, जितने पद होते हैं, एक रजिस्टर होता है, इनकम्बेंसी रजिस्टर। उसी इनकम्बेंसी रजिस्टर पर ये सारे जो सैंक्शन होते हैं जितने पद के, सब उसमें दर्ज किए जाते हैं इनकम्बेंसी रजिस्टर पर। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वह कार्य के लिए होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय भर्ती नहीं होती है। उस समय अपॉइंटमेंट करेंगे तब तो एक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तुरंत जाएंगे, जहाँ भी मजदूर मिलेंगे, जहाँ भी कर्मचारी मिलेंगे, उनको ले आएंगे, काम कराएंगे। कभी कभी यह कार्य हफ्तों में खत्म हो जाता है, कभी महीनों में पूरा हो जाता है, कभी 50 वर्ष लग जाता है, कभी खत्म होता ही नहीं, क्योंकि अनवरत चलता रहता है। एक तरफ से बनेगा, दूसरे तरफ जरूरत पड़ जाएगी। वह जैसे मेंटेनेंस का काम होता है, बांध का काम होता है, फैक्ट्री का काम होता है। बांध एक अगर वो हर साल बनेगा, हर साल चूहे काटेंगे, हर साल बरसात में उसमें रिसाव होगा, तो वो कार्य अगर कहीं एकाएक हो गया, वहाँ मजदूर नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहीं तुरंत मजदूर का इंतजाम किया जाएगा, वहाँ ठीक कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कहीं सड़क धंस गई, कहीं पुल गिर गया, कहीं रेल लाइन
जो है वह क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहाँ लेबर बाहर से नहीं ले जाएंगे, वहीं लोकल लेबर जो मिलेंगे उनसे काम करा लेंगे। और उन कर्मचारियों, उन लेबरों से जो काम कराया जाता है उनको नियोजित व्यक्ति कहा जाता है, एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है। इसकी व्याख्या एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की परिभाषा सुखनंदन ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना हाई कोर्ट ने किया है। तो अब उसको हम पटना हाई कोर्ट का यहाँ अगर व्याख्यान करने लगेंगे तो कई दिन निकल जाएगा। तो अभी तो इतना समझ लें कि अपॉइंटमेंट जो होता है वह पद पर होता है, और पद जो होता है वह निश्चित समय के लिए होता है। कोई 1 साल 2 साल 5 साल, यानी कहीं साल पर होता है, कहीं उम्र पर होता है, कितने उम्र पर यह सेवा पूरी होगी, रिटायरमेंट होगा। और यह जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये इसमें कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है, और जो बाधा नहीं है तो लगातार चलता रहता है। अब आया सवाल कि अगला जो खंड है संविधान का, अनुच्छेद 16 का 3, इसमें शब्द आया है। पहले वाले खंड में तो है कि सरकार कोई भी सरकारी नौकरियों में, चाहे वह एम्प्लॉयमेंट है चाहे अपॉइंटमेंट हो, सरकारी नौकरियों में कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद 3 में है कि सरकारें चाहे तो किसी क्लास को आरक्षण दे सकती हैं। अब यहाँ शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, सिर्फ एक शब्द पर ध्यान देने। आज तक मैंने इतनी किताबें पढ़ डाला, इतनी नज़ीरें पढ़ डाला, लेकिन कहीं इस शब्द के बारे में जो है वह व्याख्या नहीं किया गया है कि क्लास का हिंदी वर्ग नहीं होता है। तो जो संविधान लिखा गया अंग्रेजी में, उसका अनुवाद किया गया हिंदी में, हिंदी में क्लास को वर्ग लिखा गया। और मैं एकदम 100% ये कहता हूँ कि क्लास का हिंदी वर्ग है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। अब मैं इसको और समझा रहा हूँ कि क्लास का मतलब क्या होता है। क्लास जैसे बहुत इसको गहरे में सोचने की बात नहीं है, एकदम सामान्य भाषा है, इतना स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है क्लास। तो जैसे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो उस क्लास में सभी जाति धर्म के बच्चे आते हैं, सभी पढ़ते हैं। उनके लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब उस क्लास में नहीं होता है कि वो गरीब घर से आए हैं कि अमीर घर से आए हैं, कि वह उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका रहन सहन क्या है, इस पर विचार नहीं होता। वो क्लास में पढ़ाई का जो है वह स्टैंडर्ड समान होता है। एक क्लास में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वह एक समान होता है, और सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लिए एक क्लास में जितने लोग आते हैं, तो यहाँ क्लास ये हो गया। क्लास में वर्ग नहीं है, वो क्लास हो गया। इसी तौर से जब समझेंगे तब हम अपनी बात सही ढंग से रख पाएंगे। तो जो क्लास है, उस क्लास में सभी जातियों के लोग हैं, कोई एक जाति नहीं है, और न तो एक धर्म है। अब ये तो हो गया वही क्लास पढ़ाई का। और अगला चलते हैं थोड़ा और इसको, जैसे मान लीजिए हमको सिनेमा का टिकट है, तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिसके पास जितना धन होता है, जिसकी जो योग्यता होती है, वो उस तरह का क्लास का टिकट लेता है, उसमें जाकर बैठता है। वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, मैं थर्ड क्लास का टिकट लिया हूँ, मुझे परेशानी हो रही, हवा नहीं लग रहा, तो मैं फर्स्ट में आगे बैठूंगा। तो अगर थर्ड वाला फर्स्ट में आगे बैठ जाएगा, तो अगर वो सिनेमा हॉल वाला अगर बैठा भी दे, तो कानून तुरंत कह देगा कि ये तुमने वो जो है वह टैक्स का चोरी किया, फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास का जो है टिकट लिए हो, और थर्ड क्लास में इतना टैक्स होता है और फर्स्ट क्लास में इतना टिकट होता है, तो वह जो थर्ड क्लास को फर्स्ट क्लास में बैठाएगा वह कानूनन दंड का भागी हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ जो जिस क्लास
के योग्य है, अपनी योग्यता के अनुसार खरीदा है टिकट और बैठा है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता, अपने ही क्लास में रहेगा। उसी तरीके से ट्रेन में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जब जिसकी जो योग्यता होती है, जितना जिसके पास धन होता है, वह अपने अनुसार वह उस क्लास का टिकट लेता है। अब अगर कोई यह कहे कि मुझे थर्ड क्लास में परेशानी हो रही है, मैं फर्स्ट क्लास में बैठूंगा थर्ड क्लास का टिकट लेके, तो अगर टीटी कह भी दे ठीक है अच्छा जाके बैठ जाओ, तो वह टीटी दंड का भागी हो जाएगा। जब चेकिंग मजिस्ट्रेट आएंगे तो वह कहेंगे कि ये टीटी ने चोरी किया है कि थर्ड क्लास वाले को फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। अगर वह अपने मन से बैठा तो वह दंड का भागी होगा, और अगर किसी जो है वह अधिकारी ने बैठाया तो वह दंड का भागी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्लास, अब इतने 3 में ही समझ लीजिए, एक कक्षा का क्लास जहां हम पढ़ते हैं और जो क्लास का टिकट हम खरीदते हैं, इसमें क्लास का अतिक्रमण नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो क्लास है, तो इसमें क्लास में जाति कहाँ से आ गया? तो जब बाद में संविधान के अनुच्छेद में आगे आकर के जो जातियों को दिया गया आरक्षण, यह संविधान के मूल भावना के 100% विपरीत है। और इस आधार पर अगर लड़ाई कोर्ट में यह बात ले जाया गया होता कि साहब संविधान के मूल भावना को नहीं बदला जा सकता है किसी भी, वो क्या कहते हैं, ये संशोधन से, तो संशोधन भी गैर संवैधानिक हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि जो आंदोलन लोग कर रहे हैं और जो लोग कानून के माध्यम से या जनता के माध्यम से या सरकार के समक्ष, तो वो समझ के करें और कि हम क्लास, सिर्फ एक शब्द पर ध्यान दें कि आरक्षण क्लास के लिए है, और क्लास का हिंदी वर्ग नहीं होता, जाति नहीं होती।